हेलो दोस्तों, कहते हैं कि अगर लाइफ में दोस्त नहीं तो जीने का कोई मतलब नहीं बचता। अगर आपके लाइफ में दोस्त हैं तो आप संसार में सबसे अच्छे भी हो सकते हैं अगर आपने अच्छे दोस्त बना रखे हैं। हो सकता है कि आपके पास पैसे ना हो, धन दौलत ना हो, लेकिन आपके पास खुशियाँ तमाम होगी, क्योंकि आपके अच्छे दोस्त ज़िंदगी की सारी कमियों को पूरा कर ही देंगे। तो आज का वीडियो हमारे दोस्त के ही ऊपर है। तो दोस्त के बारे में कुछ अच्छे दोस्त की विशेषता बताता हूँ आपको। एक लड़का था, लड़का यानी कि एक आदमी समझ सकते हैं आप। तो एक लड़का था जिसे एक दूसरे आदमी ने पीट दिया था। जब वो घर आया तो सबसे पहले पिता ने देखा, तो पिता ने कहा कि मैं कहता था तू उस लड़के के साथ मत रह, अब कैसा लग रहा है पिटकर। और जब माँ ने देखा तो माँ ने कहा कि मेरे बेटे को कितना तेज पीटा उस बेरहम ने। और जब वही लड़का पत्नी के पास गया तो पत्नी ने कहा कि अब ये कुत्ते की तरह पिटकर मेरे सामने खड़े मत हो। और फिर वही लड़का अपने एक दोस्त के पास गया। सबसे पहले दोस्त ने देखा और दोस्त ने पूछा कैसे हुआ तेरा ये हाल। तो उसने अपनी पूरी स्टोरी बताई कि ऐसे ऐसे हो गया। अब दोस्त ने कहा तू चल गाड़ी निकाल, कसम है मुझे माँ भवानी की कि जब तक मैं उसे उसी दर्द से नहीं गुजार दूंगा जिस दर्द में अभी तू है, तब तक शाम का खाना नहीं खाऊंगा। तू चल बैठ गाड़ी पर, चलते हैं उसी के घर। इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि अगर संसार में सबसे अच्छा रिश्ता है तो वो सिर्फ दोस्ती का है, और दोस्ती से बढ़कर दुनिया में कोई भी रिश्ता नहीं है। और अगर मजाक के कॉन्टेस्ट में बात करें तो एक अच्छा दोस्त अगर आपका बहुत अच्छा दोस्त बन सकता है, और अगर उससे लड़ाई हो जाए तो वो आपका सबसे बड़ा शत्रु भी बन सकता है, क्योंकि उसे आपके बारे में सब कुछ पता होता है, आपकी कमजोरियों के बारे में, आपकी मजबूतियों के बारे में, आपके रहस्यों के बारे में, और उन रहस्यों को वो सभी के सामने रिवील भी कर सकता है। इसलिए दोस्त से कभी लड़ने का नहीं भाई, उसके साथ दूसरों से लड़ सकते हो आप, लेकिन उससे मत लड़ना। तो चलिए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। बेंगलोर की घटना थी जो 2017 में हुई थी, 12 सितंबर 2017 को हुई थी। ये वीडियो आपको दोस्ती पर से भरोसा उठाने के लिए नहीं है, क्योंकि ऐसे तो हमने एक वीडियो वो भी बनाई थी जिसमें माँ ने ही अपने बेटे को कत्ल कर दिया था। एक सगी माँ थी और ये भी सगी माँ ने अपने 5 साल के बेटे का कत्ल कर दिया था। और जब जेल में पहुंची तो जेलर ने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उसने जवाब दिया था कि मैंने ही उसे पैदा किया और मैं ही उसे मार सकती हूँ। मतलब उसने इस पर कोई भी शौक नहीं जताया था। ये भी हमने एक वीडियो बना चुके हैं, तो आप वो भी देख लेना। और ये वीडियो दोस्ती पर से भरोसा उठाने के लिए नहीं है, क्योंकि ऐसे केस बहुत रेयर होते हैं जो दोस्त किसी सगे दोस्त का कत्ल कर दें। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नवीन विश्वकर्मा, और आज हम जिस घटना की बात करने वाले हैं वो है भारत की IT सिटी बेंगलोर की घटना। बेंगलोर का एक परिवार जिसमें 4 लोग थे, माता पिता और 2 बच्चे। बच्चों में एक लड़की थी और एक लड़का था। यहाँ पर लड़की की उम्र बड़ी थी और लड़के की उम्र छोटी थी। लड़के का नाम था शरत। शरत इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था, जिसकी उम्र 19 वर्ष थी और सेकंड सेमेस्टर चल रहा था इंजीनियरिंग में। शरत की पढ़ाई लिखाई सभी बेंगलोर में ही हुई थी। शरत के पिताजी इनकम टैक्स ऑफिसर होते हैं। तो शरत को बाइकों का बड़ा शौक था, तो शरत ने एक बाइक खरीदी। तो शरत के बहुत ज़्यादा दोस्त होते नहीं थे, तो शरत का एक दोस्त था बहुत जिगरी, जिसका नाम था विशाल, जिसकी उम्र थी 21 वर्ष। शरत उसको बाइक दिखाना चाहता था। अब सबसे ज़्यादा दिक्कत वाली बात ये थी कि यहाँ पर शरत का भी बिजी शेड्यूल था, क्योंकि वो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहता था। और विशाल जो RTI ऑफिस में काम करता था। मतलब शरत तो अमीर फैमिली से था, लेकिन विशाल थोड़ी गरीब फैमिली से था, मिडिल क्लास फैमिली से था। अब शरत ने बाइक खरीदी तो अपने दोस्त को बताने के लिए 12 सितंबर शाम 6 बजे निकला और घर में बोलकर गया अपनी माताजी को कि वो शाम के लगभग 7:30 बजे तक लौट आएगा। लेकिन 7:30 बज गए तो लौटा नहीं। तो माताजी ने 8:30 बजे कॉल किया शरत को, तो शरत ने कॉल नहीं उठाया। और अधिकतर ऐसा होता था कि शरत कॉल उठा लेता था, अगर ना भी उठा पाए तो बाद में लौटा देता था। लेकिन उस दिन शरत ने ना तो कॉल रिसीव किया और ना ही कॉल को बैक किया। अब शरत की माँ को थोड़ी सी चिंता हुई, तो शरत की माँ ने फिर दूसरी बार कॉल किया, तो भी स्थिति यही थी। शरत ने कॉल भी रिसीव नहीं किया और कॉल बैक भी नहीं किया। तभी कुछ देर बाद शरत का मैसेज आता है माताजी के नंबर पर, और उसमें शरत ने कहा था कि वो लगभग 10:30 बजे तक लौट आएगा। तो माँ बेचिंत हो जाती हैं, क्योंकि उन्होंने मैसेज पढ़ लिया था कि शरत अब 10:30 बजे तक आ जाएगा।
और शरत ने ऐसा कोई भी नहीं कहा था कि वो अपने दोस्त के साथ है या कहीं और पर है, लेकिन उसने ये मैसेज कर दिया था कि वो 10:30 बजे तक आ जाएगा। अब यहाँ पर भी एक बात आपको सोचनी चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ कि ये 10:30 बजे की बात जो शरत की माँ को मैसेज आया था, ये मैसेज शरत ने नहीं किया था, ये जिसने उसे किडनैप कर लिया था उसने किया था। शरत ने 10:30 बजे आने का बोल दिया था, लेकिन 10:30 बजे शरत नहीं आता। शरत का दूसरा मैसेज आता और मैसेज में इस बार वीडियो आती है और वीडियो में शरत बताता है कि वो किडनैप हो गया है। मैं पुलिस ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಇವ್ರ ಹತ್ರ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ವೆಪನ್ಸ್ ಇದೆ, ಇವರು ತುಂಬಾ ಟೆರರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೂ ನನಗೂ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು, ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ, ಅದೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗೇ ಇದೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ನನ್ನನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೇಗ ಕಾಸು ಆದಷ್ಟು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ, ಇವತ್ತು ನಾನು ಸಿಗಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು, ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಸಿಗಾಕೋಬಹುದು, ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ। तभी शरत कन्नड़ भाषा में बात करता है जो अपने समझ नहीं आती, लेकिन इस वीडियो में शरत ने कहा था कि किडनैपर्स 50 लाख रुपए मांग रहे हैं, उन्हें मेरे बारे में सब कुछ पता है, वो मेरी बहन के बारे में भी जानते हैं, इन्हें 50 लाख रुपए दे दीजिए क्योंकि ये मेरी बहन को भी नहीं छोड़ेंगे, मेरी जान को खतरा है, प्लीज़ 50 लाख रुपए इन्हें दे दो। ಹಲೋ ಅಪ್ಪ, ನಿಮ್ಮಿಂದ ಅನುಭವಿಸಿರೋರು ನನ್ನ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ 50 ಲಕ್ಷ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಂತೆ, ನಾಳೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ಹೆವಿ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಡ್ತವ್ರೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಹೆಂಗಾನ ತಂದ್ಕೊಡಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಹೆಂಗಾನ ಬೇಗ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಇವ್ರ ಜೊತೆನೇ ಇರ್ತೀನಿ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಂದ್ಕೊಡಿ और ये मामला मेरे से ही ख़त्म कर दो, 50 लाख रुपए इन्हें दे दो। अब जितनी आसानी से शरत ने ये सब कह दिया था तो परिवार के लिए 50 लाख भी एक बहुत बड़ा नंबर था। शरत उस संपन्नता में पला था जहाँ पर पैसे की उतनी कमी नहीं थी, लेकिन शरत को ये एहसास था नहीं शायद कि 50 लाख कितना बड़ा नंबर होता। परिवार के पैरों तले ज़मीन खिसक गई जब 50 लाख सुने तो, क्योंकि एक सरकारी नौकरी करने वाला इंसान 50 लाख रुपए जुटाना बड़ा मुश्किल काम होता है। शरत की डिमांडें बचपन से उनके माँ बाप ने पूरी की तो शरत को ये लगा कि मेरे माँ बाप पर बहुत सारे पैसे हैं, बहुत ढेरों से पैसे हैं। हालांकि ये जवाब शरत का नहीं था। शरत को जिन्होंने किडनैप किया था उन्होंने उससे कहा था कि 50 लाख रुपए हमें भेजो। फिर कुछ देर के बाद शरत की बहन को विशाल का फ़ोन आया और विशाल ने इस मकसद से कॉल किया था कि शरत के घर वाले 50 लाख रुपए इकट्ठे करने लगे, क्या नहीं कर रहे। तो विशाल ने पूछा शरत की बहन से कि शरत कहाँ है, उसका कॉल नहीं लग रहा। तो शरत की बहन ने बताया कि शरत को किसी ने किडनैप कर लिया और वो 50 लाख रुपए मांग रहे हैं। तो फिर विशाल ने रोने की एक्टिंग करके बोला कि निरंजन अंकल क्या कर रहे हैं। निरंजन यहाँ पर शरत के पिता का नाम था जो इनकम टैक्स ऑफिसर होते हैं। तो शरत की बहन ने कहा कि पापा पुलिस में शिकायत करने की सोच रहे हैं। तभी विशाल कहता है कि अंकल उसे पुलिस में शिकायत ना करें, हमें अपने शरत की जान की फ़िक्र है और 50 लाख रुपए किडनैपर्स को दे दें और मामला रफ़ा दफ़ा करें, शरत की बहन से कहता है। तो शरत की बहन भी यही सोचने लगती है कि कहीं किडनैपर्स शरत की जान ना ले लें और पैसा देने का काम सही है कि पैसा दे दें तो शरत बच जाएगा। तभी विशाल की निरंजन अंकल से भी बात होती है। निरंजन अंकल जो कि शरत के ही पिताजी थे, तो विशाल ने उनसे भी यही कहा कि पुलिस में शिकायत करने से कोई लाभ नहीं है, उन्हें पैसे दे दें और अपने शरत को बचा लें, नहीं वो शरत के साथ कुछ गलत कर दें, ये विशाल ने कहा। लेकिन निरंजन अंकल नहीं मानते, यानी कि शरत के पिताजी वो पुलिस में शिकायत कर देते हैं। तभी शरत का सेकंड वीडियो आता है जिसमें कहा गया कि पुलिस को शिकायत मत करना पापा, नहीं तो ये लोग मुझे मार देंगे। लेकिन इस वीडियो में शरत ने आखिरी में यह ठीक है कहा, 50 ಲಕ್ಷ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಂತೆ, ನಾಳೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ಹೆವಿ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಡ್ತವ್ರೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಹೆಂಗಾನ ತಂದ್ಕೊಡಿ, प्लीज़। मतलब कि ऐसा लग रहा था कि शरत कुछ ऐसे लोगों के साथ बैठा है जिसे वह पहले से जानता है, या शरत की कुछ प्लानिंग है, कुछ जांचना चाहता है, कुछ शरारत करना चाहता है। क्योंकि शरत के चेहरे पर किडनैप होने का कोई भी डर नहीं था, बल्कि शरत एक मामूली सा बैठा था, कोई उसका मतलब एक शांत दिमाग में था, उसके दिमाग में कोई भी डर का जैसा माहौल नहीं था और उसने बहुत आराम से बात की थी। अब यहाँ पर शरत के पिता को भी लगने लगा कि दाल में कुछ काला है, क्योंकि वो खुद भी एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर थे, तो उन्होंने पुलिस शिकायत कर दी। यहाँ विशाल को कॉल फिर शरत की बहन को आया,
तो शरद की बहन ने कहा विशाल से कि पापा जी ने पुलिस शिकायत कर दी किडनैपर्स के खिलाफ। तो अब यहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से शरद की बहन ने कातिल की मदद कर दी। तो अब विशाल ने देखा कि शरद के पिताजी ने पुलिस में शिकायत कर दी। तो फिर विशाल ने सोचा कि अब वो गिरफ्तार हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात तो ये कि अब उन्होंने देखा कि शरद को हमने किडनैप किया है और शरद हमारे पास भी है। तो फिर विशाल ने सोचा कि क्यों ना अब शरद को हटा ही दिया जाए, क्योंकि शरद को सब पता है कि किसने किडनैप किया। शरद सब कुछ बता देगा। तो शरद को उन्होंने अब मारने का प्लान बनाया। और विशाल के 4 दोस्त थे। चारों के नाम थे विक्की, जिसका नाम विनय भी था, शांता कुमार, करण पाई, विनोद कुमार। इन्होंने शरद को किडनैप कर लिया था और किडनैप करके मारुति स्विफ्ट में रख लिया था। और ये कार शरद के मूल निवास स्थान से लगभग 20 से 25 किलोमीटर दूर थी। और इसी जगह पर अप्रत्यक्ष रूप से विशाल भी मौजूद होता है, लेकिन वो कार के अंदर नहीं था, वो अलग था, जहाँ से वो शरद की बहन से बात कर रहा था और उस स्थान का पूरी तरह से मुआयना कर रहा था, जिससे उसे पता चल सके कि आगे की कार्रवाई हमारी क्या होगी। रात के 11:30 बजे विशाल का कॉल विक्की को गया, जिसमें शरद को मारने का निर्देश दिया गया। अब चाकू सिर्फ चारों लोगों के पास दिखाने के लिए थे शरद, मतलब कि शरद को सिर्फ डराने के लिए थे, क्योंकि पहले तो उन्होंने कभी क्राइम की कोई घटनाएं की ही नहीं थी। तभी चारों मारने से मना कर देते हैं कि वो नहीं मारेंगे। तभी विशाल उनको कन्विंस करता है कि अगर उन्होंने शरद को नहीं मारा तो शरद की वजह से वो चारों पांचों फंस जाएंगे और इस वजह से पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेगी और लगभग 2-3 साल के लिए जेल चले जाएंगे। तो उन्होंने सोचा कि अब इस केस को ख़त्म ही कर दो, हम कभी गिरफ्तार नहीं होंगे। ये पुलिस को क्या पता किस जूते की नोक पर रखते हैं। पुलिस को कुछ समझते ही नहीं है कि पुलिस ऐसे केसों को सॉल्व कर सकती है जिसमें कितना भी चालाक चोर हो, कितना भी चालाक डाकू हो या कितना भी चालाक कातिल हो, जिसमें कातिल को भी ये पता नहीं होता कि वो क्या सुराग छोड़ने वाला है जिससे पुलिस उसे पकड़ेगी। अब किसी ने उसे चाकू तो नहीं मारा, मतलब शरद को। उन्होंने एक नायलॉन की रस्सी से शरद का गला दबा दिया और शरद की दम घुटने की वजह से मौके पर ही मौत हो गई। अच्छा, शरद के पिता ने ज्ञान भारती स्टेशन में पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी, जिससे विशाल डर गया था और बहन से उसे मदद भी मिल गई थी। हालांकि मीडिया ने ये बहुत कहा था कि बहन भी मिली हुई है इस कत्ल में, क्योंकि बहन ने विशाल को पूरी इन्फॉर्मेशन दी है, जिससे बहन भी कातिल की एक मददगार साबित हुई। और पुलिस ने ये शक जताया कि ये 50 लाख रुपए लेने वाले थे, तो हो सकता है कि विशाल उस बहन का आशिक हो, जिस वजह से वो 50 लाख रुपए से दोनों एंजॉय करने का प्लान बनाया हो। लेकिन बाद में सीबीआई ने जब इन्वेस्टिगेशन की और सीबीआई ने जांच की, तो सीबीआई ने ये पाया कि बहन की कोई भी गलती नहीं है। बहन नॉर्मल बहन थी, बस वो अनजाने में कातिल की मदद कर रही थी। उसे कुछ भी पता नहीं था कि शरद को किसने किडनैप किया और वो कहाँ है अभी, उसे कुछ भी पता नहीं था। और बाद में इस घटना को सीबीआई ने गलत अफवाह करार दिया। तो दोस्तों, विशाल को ये पता चल रहा था प्रॉपर कि शरद के घर वाले अभी क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनको बहन से पता सब कुछ चल रहा था। लेकिन तभी विशाल को ये पता चला और विशाल ने शरद को मारने के निर्देश दे दिए। तभी चारों दोस्त थे, कौन कौन थे, जिनका मैंने पहले नाम बताया था। एक विक्की था, शांता कुमार था, करण पाई था, विनोद कुमार था, को शरद के मारने के निर्देश मिले और इन्होंने शरद को मार भी दिया। तभी इन्होंने सोचा कि अब लाश को कहाँ पर ठिकाने लगाया जाए। तभी विशाल इनको बताता है कि एक रामोहल्ली झील करके है बेंगलोर के पास में, जो बेंगलोर से करीब 40 किलोमीटर दूर है। तभी ये कार के अंदर लाश को रखते हैं, लाश को फर्श पर डाल देते हैं और चारों बैठ जाते हैं। और इसी बीच विक्की कार को ड्राइव कर रहा होता है और ये रामोहल्ली झील के पास पहुंच जाते हैं करीब रात के 1 बजे। तभी ये लाश को रामोहल्ली झील में फेंक देते हैं
लेकिन फिर ये देखते हैं कि लाश तो तैर कर ऊपर आ गई, मतलब कि ये ज़्यादा फंस जाएंगे। तभी ये क्या करते हैं, एक बड़ा सा पत्थर लेते हैं, पत्थर में नायलॉन की रस्सी से बांध कर लाश को फेंक देते हैं और प्रॉपर देखते रहते हैं कि लाश कहीं ऊपर तो नहीं आ गई, पानी के ऊपर तो नहीं आ गई। 2-3 दिन तक ये खूब निगरानी करते हैं और तीसरे दिन जाकर जब देखते हैं तो इन्हें पता चलता है कि लाश तैरकर पानी के ऊपर आ गई। तभी ये बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और लाश को वहाँ से रात में ही उठाते हैं और फिर एक दूसरी झील है उसके पास लेकर चले जाते हैं। तभी एक पास में एक और झील है जो उससे 3 किलोमीटर दूर है। ये झील थोड़ी छोटी होती है, अचनकट्टे झील नाम था इसका। एक बोरी के अंदर शरद की लाश को भरा और पत्थर में बांध के अब फेंक दिया कि अब नहीं आएगी। लेकिन एक दिन बाद फिर से लाश तैरकर ऊपर आ गई। फिर उन्होंने प्लान बनाया कि अब इस लाश को दफन कर दिया जाता है, ज़मीन में दफन कर दिया जाएगा, जिससे ये लाश ख़त्म हो जाए अब, क्योंकि अब ये लाश ऐसी वैसी लाश नहीं बची थी, क्योंकि अब इस लाश के जो मांस था वो ऊपर निकल आया था और अब इसमें से स्मेल बहुत गंदी आने लगी थी। और दोस्तों, ये चोर पुलिस का खेल लगभग 10 दिनों तक चलता रहा। 10 दिनों तक पुलिस शरद तक नहीं पहुंची, लेकिन 10 दिनों के अंदर ही पुलिस ने विशाल और 4 दोस्तों को गिरफ्तार किया। देखिए, इन्हें गिरफ्तार करने के पीछे भी बड़ी रोचक कहानी है। अब देखिए पुलिस ने विशाल को कैसे गिरफ्तार किया। एक तो सबसे पहली बात ये थी कि पुलिस ने जब सेकंड वीडियो देखी तब पुलिस को ये पता लगा कि जो शरद बात कर रहा था ना, बात करने का तरीका ऐसा था जैसे वो किसी सगी संबंधी के साथ बैठा हो या परिवार के लोगों के साथ बैठा हो या दोस्त हो कोई भी। तो पुलिस ने यही शक जाहिर किया कि शरद को किडनैप करने वाला कोई सगा संबंधी है या परिवार वाले लोग हैं या कोई दोस्त है। तो पुलिस ने शरद के पिताजी से कहा कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपसे बहुत ज़्यादा ही हमदर्दी दिखा रहा हो या बहुत ज़्यादा ही आपसे भी ज़्यादा दुखी हो, कोई नाटक कर रहा हो, ढोंग दिखा रहा हो। तो शरद के पिताजी ने कहा कि हाँ, ऐसा विशाल है जो बहुत ज़्यादा ही हमदर्दी दिखा रहा, बहुत ज़्यादा दुखी दिख रहा है। और फिर पुलिस ने विशाल पर शक की सुई घुमा दी और फिर ये भी देखा गया कि जिस दिन शरद किडनैप हुआ था उस दिन विशाल भी उसी लोकेशन पर मौजूद था जहां पर शरद था। फिर पुलिस को ये भी हाथ लगा कि विशाल के 2 दोस्तों की लोकेशन पिछले 2-3 दिनों से बहुत ज़्यादा रामोहल्ली झील के पास आ रही है, यानी वो बहुत ज़्यादा ही उस झील के पास आ रहे हैं। और फिर पुलिस को पता चल गया इस पूरे केस के बारे में और ये पूरा केस आईने की तरह साफ हो गया था। दोस्तों, ये बात पक्की है कि दोस्त ज़िंदगी में होना चाहिए और रियल भी है। अब ऐसे केस तो बहुत ज़्यादा रेयर होते हैं, तो आप इस वीडियो से प्रभावित होकर आप ये मत करने लगना कि आप अपने दोस्तों पर ही बिलीव करना कम कर दो। मेरा ये मकसद नहीं है कि दोस्ती को कमज़ोर बना दिया जाए, ऐसा नहीं है बिल्कुल। ऐसे केस बहुत ज़्यादा रेयर होते हैं और रेयर केस में तो फिर एक मैंने पहले ही बोला था कि एक केस वो भी था जिसमें एक माँ ने ही अपने बेटे का कत्ल कर दिया था। तो ये तो कोई दूसरे गोला से आए हुए व्यक्ति होते हैं जो अपने दोस्त को धोखा दे सकते हैं, जो अपने बेटे को मौत के घाट उतार सकते हैं। तब पुलिस ने विशाल और 4 साथियों को गिरफ्तार कर लिया था और उसी से पूछा कि वो कहाँ है अभी। तब उन्होंने ही बताया कि शरद कहाँ पर दफन है। तब पुलिस ने निकाला और वहीं पर शरद का पोस्टमार्टम कर दिया गया। तो पुलिस ने ये पाया कि शरद की गर्दन दबाई गई थी या दम घुटने की वजह से मौत हुई थी। तो चलिए अब वीडियो को समाप्त करते हैं और अगर ऐसे वीडियो आप लोग देखना चाहते हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।